नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 24 सितंबर को अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का ये 105वां एपिसोड होगा। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले 27 अगस्त को टेलीकास्ट हुए 104वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता, G20 की बैठक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री और हर घर तिरंगा अभियान पर बात की थी। तो आज 105वां एपिसोड मन की बात का प्रधानमंत्री मोदी आज सभी देशवासियों को अपने मन की बात कहेंगे और साथ ही साथ इस मन की बात में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। अगर पिछले मन की बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को लेकर बात की थी, साथ ही साथ चंद्रयान 3 को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पर मन की बात करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। इन ट्रेनों से धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नई शुरू होने वाली ट्रेनों में सुरक्षा के लिए कवच तकनीक सहित वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई। ये पहली बार होगी जब इतनी संख्या में वंदे भारत ट्रेन अलग अलग राज्यों से रवाना होंगी। इन 9 वंदे भारत को मिलकर संचालित होने के बाद वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पर पहुंच जाएगी। बता दें कि रेलवे करीब 2 महीने बाद वंदे भारत का उद्घाटन करने जा रहा है। 9 वंदे भारत में नए स्वरूप वाली वंदे भारत यानी ऑरेंज रंग की ट्रेन भी शामिल है। वाराणसी में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष सेंटर से बाबतपुर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी एक युवक प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे दौड़ पड़ा। प्रधानमंत्री की गाड़ी उससे बमुश्किल 10 फीट दूर रही होगी। वो चिल्लाकर प्रधानमंत्री से सेना में नौकरी मांगने लगा। हालांकि प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होने के साथ ही पुलिस युवक को सिगरा थाने लेकर चली गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवक गाजीपुर के जमानिया रोड का रहने वाला कृष्णा गुप्ता है। वो खुद को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा है। इन्वेंटर समिट के दौरान लखनऊ में सीएम योगी और राजनाथ सिंह की कार पर दस्तावेजों के गोले बनाकर फेंकी थी। वो पहले भी सत्तापक्ष के नेताओं और मंत्रियों का घेराव भी कर चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने नई संसद भवन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि जयराम रमेश ये बयान उनकी छोटी मानसिकता का प्रतिफलन कर रहा है। जयराम रमेश जी की इस बयान उनकी हताशा का, उनकी कुंठित मानसिकता का और छोटे मानसिकता का प्रतिफलन कर रहा है। उन्हीं की पार्टी की नेता लोकसभा में बोलते हुए, जॉइंट सेशन में बोलते हुए ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की शासन जब थी, आदरणीय मीरा कुमार जी जब स्पीकर रही, उस समय में उन्होंने नई सदन की बात कही। उसी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉजिकल एंड तक लेके गया। गुलामी की मानसिकता से नहीं उभरने वाले कांग्रेस पार्टी और उनकी चाटुकार समूह को समझ में नहीं आएगा कि नया भारत क्या है, उभरता हुआ भारत क्या है, पराधीनता की मानसिकता से निकलने वाला भारत क्या है। हमें संविधान सदन पे भी गौरव है, जहां हमारे देश की संविधान के बारे में चर्चा हुई, बनाई गई, और आज की आने वाले 100-200 साल को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो नई सदन बनाई है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, उसके अंदर एक भारत की सभ्यता को प्रतिफलित करते हुए एक एग्जीबिशन में है, उसको लेकर गर्वित है। और ये जो देश को अपनी जागीर मानने वाले लोग हैं, अपने घर की संपत्ति मानने वाले लोग हैं, यह उनकी मालिकों को, उनकी आकाओं को खुश रखने के लिए इस प्रकार
विपक्षी दलों की कई घंटों की बैठक के बाद भोपाल में गठबंधन की पहली रैली करने पर सहमति बनी थी। चुनाव को देखते हुए चुनावी राज्यों में इस रणनीति को सही बताया जा रहा था, लेकिन अचानक कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या विपक्षी गठबंधन में फूट है? क्या विपक्षी गठबंधन में एकता की कमी है? सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान से कांग्रेस असहज है। सनातन विवाद पर कांग्रेस बैकफुट पर है। ये ऐसे सवाल है जो भोपाल में विपक्षी गठबंधन की रैली रद्द होने के बाद से उठ रहे हैं। भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होनी थी, जो टल गई है। इसके बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जब रैली रद्द होने की खबर दी तो उन्होंने इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई। रैली रद्द होने का फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले कि उन्होंने होने वाली गठबंधन रैली की बात की, उस समय भोपाल में कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली रद्द होने का ऐलान कर दिया था। सवाल ये उठता है कि इस फैसले की जानकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए हैदराबाद पहुंचे कुछ नेताओं को क्यों नहीं थी? भोपाल में रैली रद्द करने के कांग्रेस के फैसले की जानकारी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी नहीं थी। तो वहीं कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कई नेता चुनावी राज्यों में साझा रैली करने के पक्ष में नहीं थे। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर सपा और आप ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान से कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। कमलनाथ ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि हनुमान भक्त कमलनाथ की बनाई है, जिसके टूटने का डर था। कांग्रेस विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहती है। गठबंधन नेताओं के एक साथ जुटने पर चुनाव राष्ट्रीय बन जाता है। स्थानीय मुद्दों को उठाने का कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। हालांकि अब इंडिया गठबंधन की रैली कहां और कब होनी है, ये सामने नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रैली को दिल्ली में करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। नए गठबंधन में 28 दल हैं, सब अलग अलग विचारधारा के हैं। कई दलों को ऐसा है जो अपने राज्यों में कांग्रेस से मुकाबला कर रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन ने इस तरह की समस्या को नहीं सुलझाया तो चुनाव में गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। इंदौर में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर नौजवानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना हो, उस सरकार को लात मारकर हटाना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कितना चिंता का विषय मुझे ताज्जुब होता है कैसी सरकार ये चल रही है। जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना होए, उस सरकार को क्या करना चाहिए? लात मार के हटाना चाहिए। ये कड़े शब्द मैं यूज कर रहा हूं, का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य है। और रोजगार, एक हुआ शासकीय रोजगार, एक हुआ प्राइवेट रोजगार। आज मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। शिवराज सिंह जी यहां आके एक दौर में नाटक करते हैं 6 दफे इन्वेस्टमेंट समिट 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं जो आपके वित्त पद है।
तो वहीं भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी के पक्ष में कई काम किए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। याद दिलाना चाहूंगा इतिहास को थोड़ा उनको। हमने कल राहुल गांधी जी के बयान को देखा था। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगा इतिहास को थोड़ा उनको पढ़े। पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी ने किस मुद्दे पे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, नेशनल गवर्नमेंट से क्यों इस्तीफा दिया था। एक प्रमुख मुद्दा था कि नेहरू जी के ऊपर उनका आरोप था कि ये ओबीसीओं को रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है। काका कालेलकर कमीशन को किसने लागू नहीं किया। मंडल आयोग को 80 के बाद उसकी सिफारिश आने के बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की शासन रही, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। 90 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उसको लागू किया। उस समय में जो लोकसभा में जो वितर्क हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान रखते हुए क्या कहा था, उन्होंने आपत्ति जताई थी मंडल कमीशन के बारे में, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। जो जन्मत ओबीसी विरोधी है, स्वभावत ओबीसी विरोधी है, ओबीसीओं के कल्याण के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, ओबीसी कमीशन बना के संवैधानिक मान्यता देने वाला नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। नौकरी में ओबीसीओं की रिजर्वेशन को पक्का करने वाला नेतृत्व की नाम है नरेंद्र मोदी। नीट में रिजर्वेशन को ओबीसीओं के लिए पक्का करने वाला नेतृत्व की नाम है नरेंद्र मोदी। आप जब दायित्व में रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, दशकों तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव का असर भारतीयों पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच तल्खी पहले से थी, लेकिन जब कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित करने के फैसले से ये विवाद चरम पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में देखिए। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच विवाद की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। अब दोनों देशों की सरकारों के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस विवाद से व्यापार ही नहीं, बल्कि कनाडा में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय लोगों, खासकर पंजाबियों पर भी असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में भारत के सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 82 लाख है और अब इनमें से 2.6% यानी 9,42,170 पंजाबी हैं। पंजाब के लोग न केवल कनाडा में नौकरी करते हैं, बल्कि वहां की बिजनेस कम्युनिटी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग वगैरह में तो पंजाबी पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। पंजाबियों के अलावा कनाडा में दूसरे भारतीयों की भी अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, नई दिल्ली और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में हैं। भारत से हर साल हजारों स्टूडेंट्स भी कनाडा जाते हैं। विवाद तो दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में सबसे पहले कनाडा सरकार ने भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया है, तो वहीं भारत में भी कनाडाई राजनयिक को भी भारत ने वापस कनाडा भेज दिया और साथ ही कनाडा को भी ये बता दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन बात अगर दोनों देशों के संबंधों की है तो भारत और कनाडा दोनों देशों के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। अब आपको दोनों देशों के बीच इस विवाद से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसको समझाते हैं। व्यापार में अरबों का नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड से जुड़े आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो वित्त 2021-2022 में दोनों मुल्कों के बीच 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 के शुरुआती 6 महीनों में ही दोनों देशों के बीच 8.16 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। हालांकि G20 समिट के तुरंत बाद भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर चल रही बातचीत रुक गई है। मौजूदा तल्खी अगर लंबी खिंचती है तो दोनों देशों के बीच होने वाला कारोबार प्रभावित हो सकता है। कनाडा में पंजाबी किसान प्रभावित होंगे। कनाडा के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी फार्मिंग सेक्टर में पंजाबियों का पूरी तरह दबदबा बना हुआ है। कनाडा से खेती और बागवानी से जुड़े उत्पाद भारत सप्लाई होते हैं और इसका सीधा फायदा वहां रहने वाले पंजाबियों यानी भारतीयों को मिलता है। अगर भारत कनाडा के संबंध बिगड़ते हैं तो इसकी सीधी मार इन्हीं भारतीयों पर पड़ेगी। इसका असर नवंबर 2017 के केस के साथ समझा जा सकता है।
उस समय भारत सरकार ने पीली मटर के इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए इस पर लगाने वाले टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था। इसका कनाडा में खेती करने वाले भारतीयों पर बुरा असर पड़ा और उन्होंने अपना उत्पाद काफी कम कीमत पर पाकिस्तान को भेजना पड़ा। स्टूडेंट्स पर डिपोर्ट होने की तलवार भी लटक सकती है। कनाडा में इस समय पंजाब के तकरीबन 1,60,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब स्टडी वीजा पर वहां आए हैं। अकेले पंजाब से हर साल औसतन 50,000 युवा पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। ये नौजवान कनाडा और दूसरे मुल्कों में पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए वहां छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं। अगर प्रति स्टूडेंट्स 25 लाख रुपए भी फीस मानी जाए तो हर साल अकेले पंजाब से करीब 12,500 करोड़ रुपए विदेश जाते हैं। ये रकम वीजा फीस, कॉलेज फीस और विदेश में रहने के बदले चुकाए जाने वाले टैक्स के रूप में भरी जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कनाडा को ही मिलता है। कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ये इनकम खत्म हो। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो कनाडाई सरकार भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अपने नियम सख्त बना सकती है। इसमें उनका वीजा कैंसिल कर डिपोर्ट करना भी शामिल है। अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, इसका असर पूरी तरह से दोनों देशों पर पड़ेगा और साथ ही दोनों देशों में रहने वाले लोगों को इसका अच्छा खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तान समर्थक और प्रतिबंधन संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। खालिस्तानी समर्थक गुरपंत सिंह पन्नू पर कनाडा में रहते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत में पन्नू के खिलाफ देश विरोधी साजिश समेत कुल 7 केस दर्ज है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है। पश्चिम इम्फाल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। जमानत पर रिहा किए गए 5 रक्षा स्वयंसेवकों में से एक को दोबारा गिरफ्तार करने से नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल काट दिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े। देखिए। मणिपुर में जारी हिंसा थमती नहीं दिख रही है। इस बीच 5 युवकों की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया। बिना शर्त इन युवकों की रिहाई की मांग कर रही भीड़ ने इम्फाल पूर्व में पैरोम्ट पुलिस स्टेशन और इम्फाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस स्टेशन और कुकीथैल पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पैरोम्पेट पुलिस स्टेशन, सिंगजामेई पुलिस स्टेशन, कुकीथैल पुलिस चौकी। सुरक्षा बलों ने लोगों ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी कि भीड़ को 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पैलेस ने घुसाया था। बता दें कि मणिपुर पुलिस ने अत्याधुनिक हथियार रखने और फर्जी वर्दी पहनने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 5 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। 3 मई को मैतई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में एसटी का दर्जा दिया जाए। हिंसा में करीब 175 लोगों की अब तक मौत। हिंसा में 1108 लोग हुए घायल। 4786 घरों को किया गया आग के हवाले। 386 धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया। पुलिस के हथियार और गोला बारूद लूटे गए। 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करवाई गई। इस घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार ने इम्फाल के दोनों जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील रद्द कर दी है। ऐसे में पहले से जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे ही आदेश पूर्वी इम्फाल में भी दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 4 महीनों से जारी हिंसा पर विराम लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में सरकार ने इंटरनेट पर लगी पाबंदी खत्म कर दी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी। राज्य सरकार ने इसके साथ साफ कर दिया है कि अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार एनसीबी के साथ मिलकर निगरानी करेगी। तो वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई के शिकंजे में फंसे लालू परिवार को लेकर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। सीबीआई कोर्ट की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जारी किए गए सम्मन पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा हमला किया है। सुशील ने कोर्ट के आदेश पर कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार का बच पाना मुश्किल है। वो लोग न बच पाए, इसके लिए ललन सिंह ने सीबीआई को पुख्ता सबूत दिए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की एक सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दर्जनों लोगों को सम्मन किया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि सीबीआई ने इसके पहले चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला वही है जिसको सबसे पहले जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने उजागर किया था। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें श्री ललन सिंह और श्री शरद यादव इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो सीबीआई के पास तो बहुत पुख्ता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग अलापने की वजह से पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी है। बता दें कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसके बाद यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेट्रोल गहलोत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस मंच का दुरुपयोग करने की आदत हो गई है। वो इसका इस्तेमाल लगातार भारत को लेकर बेतुके और गलत प्रचार करने के लिए करता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही उसे 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर 10 मुस्लिम परिवार के 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। योग साधना यशवीर आश्रम में आचार्य मृगेंद्र सिंह शुद्धि यज्ञ कराकर इन सभी लोगों की सनातन धर्म में वापसी करवाई गई। आचार्य मृगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 साल पहले इन सभी 10 परिवारों का एक मौलवी और कुछ मुस्लिम नेताओं ने लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया था, जिनकी आज आश्रम में सनातन धर्म के अनुसार शुद्धिकरण कराकर धर्म में वापसी कराई गई। वहीं धर्म में वापसी कर रहे जाकिर से सोनू बने नाम के व्यक्ति ने बताया कि पहले मेरा नाम जाकिर था, अब मैंने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। मेरा नाम है ब्रह्मचारी आचार्य मृगेंद्र। ये 10 मुस्लिम परिवार है और इन्होंने आज सुबह ही आश्रम में आकर के आग्रह किया कि महाराज जी, हम 10 वर्ष पहले मुसलमान बन गए थे, हम जोगी बिरादरी से हैं, जिनको उपाध्याय भी कहते हैं। 10 साल पहले मुसलमान बन गए थे, हम अब पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, इसलिए आप आश्रम में हमारे लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करो। फिर हमने इनके लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करी, हवन किया, इनको सनातन धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने आज सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं और 10 साल पहले मुजफ्फरनगर के ही मौलवी और मुस्लिम नेताओं ने इनका धर्मांतरण कराया था। नाम गरीब लोग हैं, नाम खोलना उचित नहीं है। आज इन्होंने 70 लोग हैं, ये बड़े माता बहनें बुजुर्ग बच्चे, ये कुल मिला के 70 लोग हैं और अब तक गत 1.5 वर्षों से इस योग साधना यशवीर आश्रम में लगातार घर वापसी अभियान चला हुआ है। बड़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन यहाँ घर वापसी कर रहे हैं। अभी तक 1100 के लगभग मुस्लिम भाई बहनों ने इस आश्रम में आकर के सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अब इनके जो नाम रखे गए, पहले का नाम था, एक का नाम था नाहिद, उसका अब नाम रख दिया अरविंद कुमार। एक महिला का नाम था नाजिया, अब उसका नाम रख दिया गया कविता देवी। एक का नाम था गुलशन, उसका नाम रख दिया गया है अक्षय कुमार।
अब इनके 70 लोग हैं, ये इनका 70 का नाम हिंदू धर्म के नाम, सनातन धर्म के नाम इनको दे दिए गए। देखो पहले जो माहौल था इस्लाम में, जो भी हिंदू गए वे डर से गए या लालच से गए। अब पूरे भारत का बड़ा अनुकूल माहौल है, सनातन धर्म में लोगों की आस्था जाग रही है, क्योंकि भारत में एक बात स्पष्ट है, भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके सब पूर्वज हिंदू थे। अब इन लोगों की आस्था जाग रही है और मैं तो पूरे भारत के मुसलमान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं, आपके पूर्वजों ने जो गलती करी डर से या लालच से, आप अपने पूर्वजों की गलती को सुधार करके पुनः सभी लोग सनातन धर्म में घर वापसी करिए। योग साधना यशवीर आश्रम में आपके शुद्धि यज्ञ की सारी व्यवस्था की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।